गया, स्टार्ट कर दो। अभी क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या है अभी? आफ्टरनून है। चलिए ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। और पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे, याद है आप लोग को? वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में बताए थे। ठीक है। और कुछ गद्यांश मैंने दिया था, आप लोगों ने इसको देख लिया? पीडीएफ तो चला गया होगा आप लोग को ग्रुप में। दो गद्यांश था। नहीं देखे आप लोग? या मिला नहीं या फिर देखे नहीं है? क्यों नहीं बना है? एक एक हफ्ता में आप लोग का एक क्लास हो रहा है, उसको भी नहीं बना है? कुछ ऐसा था नहीं उसमें, नॉर्मली सारे पैसेजेस से थे। बस एक ही क्वेश्चन था कि इसका शीर्षक क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन यही था कि आप इसका शीर्षक क्या दे सकते हैं। वो आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? पिछली कक्षा में जैसे मैंने बोला था कि मैं आप लोग को कुछ कुछ डेफिनेशन लिखवा दूंगी। तो शब्द के बारे में जो हमने कितने प्रकार बताए थे, कौन कौन सा? ये किसकी दृष्टि से है? हाँ, अर्थ की दृष्टि से। इसके बारे में तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था कि वैसे शब्द जो कुछ अर्थ प्रदान करते हैं या जिसका कोई मीनिंग निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और निरर्थक वैसा इस प्रकार का शब्द जिसका कोई अर्थ या मतलब ना निकलता हो उसको हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। तो हम इसके बारे में नहीं लिखवाएंगे, बट हम उसके बाद कौन से प्रकार बताए थे हमने? हाँ, कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशव, विदेशज। और उत्पत्ति की दृष्टि से? तो पहले रूढ़ यौगिक योग रूढ़ लिखवाते हैं, उसके बाद आप लोग लिखिए तत्सम तद्भव, ठीक है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से? रूढ़ का परिभाषा लिखिएगा। वैसे शब्द वैसे शब्द जो अपना विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, जो अपना विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, और यह किसी के योग से नहीं बनते हैं, किसी के योग से नहीं बनते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पिछली क्लास में भी हम बोले थे वैसा शब्द जो सिंपल रहता है, जो किसी के मिलने से नहीं बनता है, वो अपना एक अ, स- अ, अपना स्वयं का एक अर्थ प्रदान करता है, वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, घर लिख सकते हो, कमल लिख सकते हो। आप देखिएगा कि ये सारे शब्द भी जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये किसी अन्य शब्दों के मिलने से नहीं बना है। और इसका अपना एक अर्थ है। घर का अर्थ घर होता है, कमल कमल, और कागज कागज, ठीक है? दूसरा लिखिएगा यौगिक।
दो शब्दों के दो शब्दों के योग से बने शब्द जो अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं, अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं, यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इसमें पिछली क्लास में भी हमने बताया था, वैसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनेगा और दोनों अपना अलग अलग अर्थ प्रदान करेगा। जैसे हिमालय, ये किन दो शब्दों के योग से बना है? हिम जोड़ आलय। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ, और आलय मतलब घर। ये दोनों अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। बर्फ से ढका हुआ घर जिसे हम लोग क्या कहेंगे? हिमालय कहेंगे। उसी प्रकार विद्यालय भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये दोनों शब्द ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। दोनों अपने अलग अलग अर्थों को प्रदान करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा योगरूढ़। ठीक है, योगरूढ़ की परिभाषा लिखिएगा। वैसे यौगिक शब्द, वैसे यौगिक शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हैं, जो दो शब्दों के योग से बने हैं, बने हैं और एक विशिष्ट अर्थ, विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें योगरूढ़ कहा जाता है, उन्हें योगरूढ़ कहा जाता है। योगरूढ़ शब्द भी क्या हुआ? दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, लेकिन को यह एक विशेष अर्थ यानी एक अलग अर्थ को प्रदान करता है। का एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। लंबोदर हम लोग किसके संबंध में बोलते हैं? गणेश जी के संबंध में बोलते हैं। लंबोदर मतलब लंबा उदर, ठीक है। जिसका उदर यानी पेट लंबा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। और ये हम लोग किसी इंसान के लिए नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको किसकी श्रेणी में ला रहे हैं, किसकी संज्ञा दे रहे हैं? हम लोग एक गणपति भगवान के लिए लंबोदर सब, गजानन भी हम लोग उन्हें ही कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं, ये किसको कहा जाता है? चतुर्भुज किसको कहा जाता है? स्क्वायर, वो मैथ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं। विष्णु जी के संबंध में ये बात कही गई है, उनकी चार भुजाएं होती है, ठीक है। तो ये विष्णु जी के संबंध में है। और दशानन यानी जिसके 10 सर हैं, तो हम लोग ये किसके बारे में बोलते हैं? रावण के बारे में बोलते हैं। तो देखिए ये सब भी जुड़ के बना, लंब जोड़ उदर, ठीक है, लंबा पेट। गजानन गज जोड़ आनन, ठीक है, जिसका मुख, गज मतलब क्या होता है? हाथी, हाथी जैसा है, तो किसका मुख हाथी जैसा है? गणपति का। तो हम लोग उनके बता, चतुर्भुज यानी चार भुजाएं जिसकी है। दशानन 10 जोड़ आनन, ठीक है, जिसके 10 आनन, यानी आनन यानी क्या होता है? मुख, सर जिसके होते हैं वो हम लोग क्या कहेंगे? दशानन। तो ये सब देखिएगा कि ये भी दो शब्दों के योग से ही बना है, परंतु क्या है, ये एक विशेष अर्थ को प्रदान करता है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ही हम लोग इसका उदाहरण देते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आप लोग का?
अब नेक्स्ट क्या था, विकास की दृष्टि से। चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं ना, जैसे चार भुजाएं हैं जिसकी यानी चतुर्भुज, दस आनन है जिसका, दशानन। विकास या उद्गम की दृष्टि से था ना। विकास या उद्गम की दृष्टि से चार प्रकार बताए गए हैं शब्दों के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम की परिभाषा लिखिएगा। तत्सम मूलतः, तत्सम मूलतः संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो उसी प्रकार से हिंदी में, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्दों को ही, संस्कृत भाषा के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है, कहा जाता है। ये मैंने बताया था, और जैसा कि परिभाषा से आप लोग क्लियर कर रहे हैं कि जो शब्द जिस प्रकार संस्कृत संस्कृत में प्रयोग में लाए जाते हैं उसी प्रकार हिंदी में ही प्रयोग में लाया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए, अश्रु, अश्रु, आम्र, कुटीर इत्यादि। अश्रु मतलब बताए थे पिछले क्लास में भी, आंसू, आम्र आम, कुटीर मतलब कुटिया इत्यादि। बुक में पढ़िएगा आप लोग को तो बहुत सारा मिलेगा, ठीक है, जितना एग्जाम्पल हम बता रहे हैं बस वैसे ही। नेक्स्ट लिखिएगा तद्भव। वैसे शब्द, वैसे शब्द जो संस्कृत के थे, जो संस्कृत के थे, परंतु, परंतु उसमें परिवर्तन, उसमें परिवर्तन करके, परिवर्तन करके हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में
प्रयोग में प्रयोग में लाया जाता है लाया जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, तत्सम और तद्भव में। तत्सम वैसे शब्द हैं जो संस्कृत का है और संस्कृत में जैसे यूज में लाया गया है, आपका हिंदी में भी वैसे ही यूज में उसको लाया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन तद्भव शब्द क्या है, वो भी संस्कृत का शब्द है, लेकिन उसको क्या है, अर्थ बदलकर उसका मीनिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। आप इसके हिंदी शब्दों को लिख सकते हैं जो है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा देशज। वैसे शब्द वैसे शब्द जो आमतौर पर आमतौर पर हम अपनी हम अपनी बोलचाल में बोलचाल में प्रयोग करते हैं प्रयोग करते हैं उसे देशज शब्द कहा गया है। उसे देशज शब्द कहा गया है। देखिए देशज शब्द क्या है, नॉर्मली जो हम लोग, आप देखिएगा हर अपने घर, प्रत्येक हर कोई अपने घर में अलग अलग भाषा का प्रयोग करता है। और वैसे शब्द जो हम लोग कॉमनली सबको यूज करते हैं, वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। मतलब अपना देसी भाषा जो हो गया उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा क्या है, झोपड़ी। दवात मतलब क्या होता है, स्याही, है ना। तो ये सब क्या है, आपका देसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट लिखिएगा विदेशज। देखिए विदेशी भाषा के शब्द जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, विदेशज कहलाते हैं। विदेशज कहलाते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत अंग्रेजी, उर्दू, फारसी 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 अरबी इत्यादि भाषा का प्रयोग किया जाता है।
भाषा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। विदेशज भाषा टोटली मतलब इसका अर्थ है जो विदेशी भाषा है जिसका प्रयोग, सॉरी, वैसे भाषा जो विदेश में या दूसरे देश के लोग उसका प्रयोग करते हैं या दूसरे भाषा के लोग उसका प्रयोग करते हैं, वैसी भाषा को हम लोग विदेशज भाषा कहते हैं। हिंदी में ज़्यादातर आप देखिएगा कि विदेशी भाषा में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, अरबी, फारसी, उर्दू, इन सब भाषा का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग दिखाई देगा। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या है, क्या कहते हैं, स्कूल। ठीक है, ये अंग्रेजी का शब्द है स्कूल। ठीक है। चेयर टेबल भी कहेंगे तो ये भी क्या है, इंग्लिश का शब्द है दफ्तर। ठीक है। और क्या होता है बताइए, एग्जाम्पल एक दो। क्लास तो हो गया इंग्लिश का, और उर्दू भाषा के और बताइए। शायरी वायरी सुनते हैं? नहीं। कमीज, कमीज विदेशी शब्द है। कमीज तो हिंदी है, हॉस्पिटल तो इंग्लिश में आ गया, वो सब तो समझ रहे हैं, हम उर्दू भाषा का पूछ रहे हैं। हाँ, अल्फाज। आप एक चीज देखिएगा कि इन सब भाषा में एक क्या लगता है, एक ये बिंदु का प्रयोग होता है, कहाँ लगता है, नीचे। ये उर्दू भाषा में होता है या फिर अरबी या फारसी में होता है? उर्दू में होता है ना। ठीक है, ये सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया चारों प्रकार। ठीक है। प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, आपसे डेफिनेशन तो पूछ नहीं रहा है। ठीक है, आपसे बस एक पैसेज जो रहेगा, चाहे गद्यांश का हो चाहे पद्यांश का हो, उससे अगर कुछ शब्द रहेंगे तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि ये जो शब्द है ये किस प्रकार में आता है। ठीक है, तत्सम है, तद्भव है, ऑप्शन आपका रहेगा उस प्रकार से रहेगा, तो ये सब चीज जानिएगा तो आपके लिए ठीक है। ठीक है, तो शब्द और ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे हिंदी का पहला क्या होगा, संज्ञा। संज्ञा तो सब जानते ही हैं, जानते हैं ना। आवाज ही नहीं आ रहा आप लोग का, बताइए किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसको बताने का जरूरत नहीं है, प्रकार पता है ना। प- वस्तुवाचक कहाँ होता है, हाँ। चलिए संज्ञा और उसके भेद लिखिए। आप लोग कुछ क्वेश्चंस देखे हैं क्या पिछले बार का? हाँ, देखिए, सी टेट और जे टेट दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, आप लोग को पता ही है। तो जे टेट का जो प्रश्न रहता है वो इतना ज़्यादा अंदर से नहीं रहता है, वो नॉर्मल रहता है, क्वेश्चंस वैसे रहेंगे। लेकिन सी टेट जो रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टफ रहता है, उसके अंदर ग्रामर के बहुत अंदर से दिया जाता है। जैसे कि ये तत्सम तत्व में भी आप लोग को जे टेट में मिले भी ना भी मिल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर सी टेट वाले क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है कि टाइप्स के हिसाब से भी दिया जाए, जैसे कि सर्वनाम का क्या टाइप्स होता है, होता है ना उसके प्रकार, तो उसके बारे में भी दिया जा सकता है। लेकिन जे टेट में आपको उतना कुछ नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए, संज्ञा के बारे में डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। दो प्रकार की परिभाषाएं होती है। सबसे पहला एक सिंपल सी परिभाषा है, हर वो शब्द, नहीं, सॉरी, हाँ, हर वो चीज जिसका कोई नाम होता है संज्ञा कहलाता है। ये सिंपल में है कि हर वो चीज जिसका कि कोई नाम होता है वो क्या है, संज्ञा कहलाता है। हर वो चीज जिसका
कोई नाम होता है या जिसे हम लोग नाम से जानते हैं, वह संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना नेमिंग वर्ड, संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, मतलब हर वो चीज जिसका नाम है। अब विस्तृत रूप से इसकी परिभाषा लिखिएगा कि किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी नहीं लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। प्रकार क्या है पहला, सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन नाउन। लिख लिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। का परिभाषा हम लिखाएंगे नहीं, सिर्फ समझाएंगे, ठीक है। आप लोग समझिए, खुद से लिख कर आइएगा, लिख लीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। बताइए कोई डेफिनेशन इसका, नाम पूछ थोड़ी रहे हैं, डेफिनेशन बताइए, परिभाषा। अपने में मत बोलिए, कोई एक जन बोलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिसका कोई नाम हो, नाम तो हम लोग सब संज्ञा को ही कहते हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि एग्जाम्पल नहीं बताना है मुझे, बताइए कि परिभाषा किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा अगर बोलोगे तो यह है कि वैसे शब्द या वैसे नाम जो किसी विशेष नाम या विशेष पर्सन या विशेष व्यक्ति को संबोधित करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। विशेष व्यक्ति का क्या अर्थ होगा, हाँ किसी एक का, जैसे हम मान लो किसी का नाम ज्योति है और मैं अगर ज्योति बोलती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, किसके बारे में, ज्योति के बारे में। तो वो क्या है आपका, वो आपका प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी नाम जिसके नाम से हमको सिर्फ और सिर्फ वही इंगित होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, ना कि किसी और व्यक्ति, वस्तु या स्थान के
बारे में बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप किसी भी पर्सन का नाम ले लीजिए, राम शाम सीता गीता, जगह का नाम ले लीजिए, पटना मुंबई दिल्ली, नदियों का नाम ले लीजिए, ठीक है, पहाड़ों का नाम ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सारा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जो हाँ, वैसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध ना कराकर उसकी पूरी जाति विशेष का बोध करवाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जातिवाचक संज्ञा जैसे क्या है, एग्जाम्पल बताइए। लड़की, बॉय। देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग किस प्रजाति में आते हैं, मनुष्य। तो मनुष्य भी क्या है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। अब उसमें भी अलग अलग कीजिएगा तो पुरुष अलग है, महिलाएं अलग है, लड़के अलग है, लड़कियां अलग है। जानवर कहिएगा तो जितने भी जानवर है सब उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर उस पे भी अलग अलग कीजिएगा तो अब मान लीजिए बोलेगा गाय, तो वो भी आपका अलग है गया, कुत्ते वो भी अलग हो गया, पक्षियों का नाम लीजिए। तो ये क्या है, किसी एक का नाम या किसी एक के बारे में बात न कर उसकी पूरी जातियों का बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि भारत में बहुत सारी पर्वतें हैं, ठीक है, अनेकों पर्वत हैं, तो हम लोग किसी एक पर्वत विशेष के बारे में बात ना करके हर वो पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि भारत में मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल दें कि हम एवरेस्ट जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो हम लोग किसके बारे में बात किए, एवरेस्ट के बारे में बात किए, किसी और अन्य पर्वतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं कि गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, गंगा के बारे में। तो गंगा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदियां अगर बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। आप लोग यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूह शब्द से क्या तात्पर्य है, इसको इंग्लिश में हम लोग ग्रुप बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, ठीक है। वैसे शब्द या फिर वैसे नाम जो कि जिनका प्रयोग हम लोग एक से अधिक वस्तुओं के लिए या समूह के लिए किया जाता है, वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए तो एक, खिलाड़ी, छात्र, और सेना। बिल्कुल, सेना जो है वो क्या है, सैनिकों के समूह से बनता है, एक रहेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सैनिक। लेकिन सेना जो है वो सैनिकों के समूह से बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि गाय, गायों का झुंड, इस प्रकार से बात करेंगे तो वो कौन से संज्ञा में आ रहा है, समूहवाचक संज्ञा। अगर गाय बोलेंगे तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं गायों का झुंड बोल रही हूँ तो वो कौन सा आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, भीड़ क्या है, वो भी समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो एक जन से भीड़ बनता है क्या, जब तक उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। भाव यानी, हाँ,
दुख सुख, भावनाएं यानी आपकी जो फीलिंग्स होती है, आपके अंदर की जो भावनाएं होती है, जैसे कि दुख, सुख, घृणा, गुस्सा, प्यार, ये सब क्या है? ये आपकी भावनाएं हैं। इसके साथ साथ हमारी जो शारीरिक अवस्थाएं होती है, जैसे बचपना, बुढ़ापा, ये सब भी क्या है? एक भाव को दर्शाता है। तो ये सब भी क्या है? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। और इसको परिभाषित करना बहुत ही आसान है। इसको आप लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वैसे शब्द, सॉरी, जिनको हम लोग क्या छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्योंकि फीलिंग्स जो है वो आप लोग देख नहीं सकते, कोई भी देख नहीं सकता है, ना ही छू सकता। उसको हम लोग क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। अगर हमको किसी से प्यार है तो हमारा क्या है? लव है, तो वो हम उसको फील कर रहे हैं। किसी के प्रति हमको गुस्सा आ रहा है तो वो भी हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो ये सब क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, अपने से लिखिए इसका एग्जाम्पल। दयालु, लास्ट आते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा पे, यानी मटेरियल नाउन। ठीक है, इसको भी परिभाषित करना बहुत आसान है। वैसे शब्द जिनको, या वैसे वस्तुएं जिनको मापा या तौला जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, ये काउंटेबल नहीं होता, इसको गिना नहीं जा सकता। इसको हम एक वजन के हिसाब से खरीदते हैं या लेते हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब किन किन चीजों को हम लोग वैसे खरीदते हैं या लेते हैं, बताइए एग्जाम्पल। लिक्विड जितने पदार्थ होते हैं उन सबको हम लोग एक वजन के हिसाब से खरीदते हैं। अनाज हो गया, ठीक है, धातु हो गया, ठीक है, धातु में समझ रहे हो ना, सोना चांदी तांबा जो भी है, ये सब हम लोग क्या ग्राम के हिसाब से ले रहे हैं, या फिर इसका एक अलग है तो आप उसको हिसाब से लेते हैं। और कपड़े में वैसे कपड़े जो आप लोग क्या थान के हिसाब से कपड़े खरीदते हो ना, मीटर में लेते हो, इतना मीटर हमको कपड़ा चाहिए, तो ये सारा क्या है? ये सारा भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इतना में किसी को कोई दिक्कत है संज्ञा में? इससे प्रश्न कैसे आएंगे पता है ना? कोई भी पैसेज दिया रहेगा, हो सकता है उसमें प्रश्न रहे, वो आपको एक शब्द को इंगित करेगा और पूछेगा कि ये कौन से प्रकार के संज्ञा में आता है, या फिर रहेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इस प्रकार के संज्ञा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या हो गया आज? संज्ञा एवं उसके भेद। अभी हम लोग चलते हैं एक पद्यांश पर, जो कि 2012 में आया था। ठीक ना? पढ़िए इसको। ये 2012 के टेट में आया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पद्यांश जिसकी भाषा कैसी है? खड़ी बोली में है। इसमें किसी प्रकार के अलंकार या छंदों का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही मैथिली में है और ना ही ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह एक सिंपल यानी खड़ी बोली यानी खड़ी हिंदी में इसको लिखा गया है। और इसका भी जो प्रश्न पूछा गया है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। आप लोग इसको देखिए और उसके बाद इसके उत्तर को अपने कॉपी में लिखिए और बताइए लास्ट में। वैसे तो ये पीडीएफ चला जाएगा आप लोग के मोबाइल में, लेकिन एक चीज या चीज ध्यान रखिएगा कि मोबाइल वाला चीज से अगर मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल में ही रह जाता है। अगर आप उसको लिख के पढ़ोगे तो आप में ज़्यादातर रहता है, क्योंकि मोबाइल से देख लिए, पढ़ लिए और उसके बाद वहीं पर हम लोग क्या करते हैं? टिक आउट कर लेते हैं कि यार टिक हो गया। लेकिन जब आप फिर दोबारा पढ़ने का उसको कॉपी कोशिश कीजिएगा तो फिर क्या होता है?
तो फिर आप ढूंढिएगा कि ये कहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को भी मैं भी बनाती हूँ, सर का दिया हुआ चीज़ जो भी रहता है आपका सीडीपी का क्वेश्चन, तो हम पूरा टोटल उतारते हैं और उसके बाद ही बनाते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इस प्रकार से कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीडीएफ तो चला जाएगा लेकिन बार बार आप उसको ढूंढ के पढ़िएगा ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी इतना पढ़ा है, फिर आगे जो पढ़ाएंगे तो वो आप चीज़ क्या होगा, बैक होते जाता है ना। ये चीज़ देखिए। चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो सब बेकार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। मेरे को ये बताइए कि ये जो कविता की पंक्तियां हैं ये मेनली किस चीज पर आधारित है। हाँ, पेड़ पौधे पर, सिर्फ पेड़ पौधे पर। प्रकृति और मनुष्य, ये दोनों पर आधारित है। बताया गया है कि जिस प्रकार आपका जैसे प्रकृति में चीजें खिल रही हैं, बन रही है, उग रही है, अगर वो चीज उस तरीके से चलता रहेगा तो हमारा जीवन भी क्या रहेगा, उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रकृति के साथ अगर किसी चीज, मनुष्य अगर उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो कहीं ना कहीं ये चीज हम लोगों को भी क्या है, भुगतना पड़ता है। अभी गर्मी के समय में सबका हालत खराब, हर दिन न्यूज़पेपर में क्या, 45 डिग्री टेम्परेचर चला गया, 46 डिग्री टेम्परेचर चला गया, क्यों चला गया भाई। हाँ, हाँ, वो ऐसे न्यूज़ेस भी आ रहे थे और ये भी देख रहे थे जो लोग एसी में कंटिन्यू रह रहे हैं वो थोड़ा सा धूप में बाहर निकल रहे थे तो उनको हीट स्ट्रोक आ जा रहा था और वो लोग बीमार हो रहे थे, या बहुत सारे डेथ केसेस भी आए हैं गर्मी से। तो रीजन क्या है, पेड़ पौधों का कटना। कहीं ना कहीं पेड़ पौ हाँ, प्रकृति का नाश, वो किसी का सिद्धांत है ना, पढ़े हैं आप लोग कि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो प्रकृति किसी ना किसी रूप में आपसे बदला लेती है। वो किसी एक का है, मुझे याद नहीं है कि किन्होंने कहा है, बट ये चीज सत्य है। तो आज जितने भी घटनाएं होती हैं प्रकृति से जुड़ी हुई, अभी भी देखिएगा बारिश की वजह से कहर है। तो अब कल ही की बात कीजिए तो रांची में पूरा पानी जमा हुआ था रास्ते पे, सड़क पर। हाँ, आज छुट्टी डिक्लेयर किया और आज एक बूंद भी बारिश नहीं आया, है ना। तो ये चीज क्या है कि प्रकृति जो जैसा चल रहा है वैसे अगर कीजिएगा तो आप पे और किसी प्रकार का दिक्कत, फिर भी हम लोग का क्या समय, आप ये सोचिएगा कि आगे के समय में और गर्मी कम होगा, ये होने वाला नहीं है। और समय हर साल गर्मी में क्या होगा और वृद्धि होगा, क्योंकि इंसान पेड़ काटता है, लगाता तो है नहीं। हाँ, आज इसको घर बनाना है, यहाँ पेड़ काट लिया, लगाएगा नहीं। और लगा भी देगा तो उसको क्या है, देख रेख नहीं करता है। नेता लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए वृक्षारोपण कर दिया, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है कि हाँ, और उसी में क्या है, फोटो खिंचा लेंगे 10-12 लोग क्या, कि हाँ भाई हम लगा रहे हैं। तो वैसा नहीं है, प्रकृति जैसे बना रहेगा तो हम लोग भी वैसे रहेंगे। और ये गर्मी की वजह से उतने ज्यादा से ज्यादा घरों में क्या लग रहा है, एसी। और एसी से जो गैस निकलती है वो भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो प्रकृति अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग भी क्या है, अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है बताइए। पेड़ पौधे से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, या खुशियों से परिपूर्ण जीवन। बताएं। 4 नंबर क्यों होगा, बताइए रीजन। हाँ, 4 नंबर क्यों होगा, रीजन बताइए। हाँ, तो आंसर सही है।
खुशियों से भरा जीवन, क्योंकि देखिए प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति अच्छा रहेगा, हम लोग को सारी चीजें मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जीवन क्या है, खुशी पूर्वक रहेगा। अब पेड़ पौधे से घिरा जीवन नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये अलग मीनिंग को देगा। हरे रंगों से भरा जीवन भी नहीं कहा जा सकेगा। और हरियाली युक्त जीवन, आपके जीवन में हरियाली जैसा कुछ है क्या? हरियाली शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए, मनुष्यों के लिए तो नहीं लाया जाता है। इसीलिए क्या होगा, इसकी जो हम लोग क्या करें, इसको इसका उदाहरण के द्वारा पेश किया गया है कि ये सब चीज हरा भरा है, जीवन अच्छा है, संसार अच्छा है, तो क्या है कि हमारे जीवन में क्या है, खुशियां है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है? ठीक है, इसका आंसर यही होगा। ये सारा चीज जो है, समस्त प्राकृतिक उपादान, उपादान का क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक संसाधन जो भी है, उसका अर्थ हुआ उपादान। ठीक है। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? बताएं। ये हो गया। कवि यह संदेश देना चाहता है कि, बताइए। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या होगा? सिर्फ पेड़ पौधे नहीं आते हैं पर्यावरण में, बहुत चीजें आते हैं, तो उन सारी चीजों की, हाँ, संरक्षण का अर्थ होता है उसकी सुरक्षा करना। जिस प्रकार से आप कर सकते हैं उसकी सुरक्षा, उसको कीजिए। जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। हाँ, ये बताइए, अनुपम शब्द से क्या अभिप्राय है? सुखद, आनंदमय, मनोहारी, या लास्ट है जिसकी उपमा न दी जा सके? कौन सा? 2 नंबर। और कोई? आंसर होगा इसका 4th नंबर, जिसकी उपमा न दी जा सके उसको क्या कहते हैं, अनुपम कहा जाता है। जिस प्रकार अमूल्य, मतलब क्या हुआ, जिसका हम लोग मूल्य नहीं लगा सकते हैं उसको हम लोग अमूल्य कहते हैं। उसी प्रकार जिसकी उपमा ना दी जा सके, मतलब ऐसा है कि जिसका आप, उपमा मतलब क्या होता है, उदाहरण। ठीक है। जिसका उदाहरण ना दे सके, मतलब इतना ज्यादा अच्छा है कि जिसके बारे में आप किसी, कभी मतलब उसके बारे में आप ये नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना चांद सा मुखड़ा, तो उसको चांद सा मुखड़ा मतलब चांद की उपमा दी गई है, लेकिन ऐसा जो शब्द है जिसका आप उपमा एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते हैं, वो सिंगल है, सिंगल पीस है। ठीक है। तो वही है आपका, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको क्या कहा जाता है, अनुपम कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग में लाया गया है। ये क्लियर है आप लोग का? नेक्स्ट पेज पे हम लोग आएंगे। ये एक गद्यांश है, ये भी 2012 का है। इसको पढ़िए पहले, ये इतना दूर है, उसके बाद मैं आ रही हूँ, बताती हूँ आप लोग को। बोला सोएंगे नहीं? हमको जो बुक चाहिए था बेटा मिल ही नहीं रहा। अभी तो 4 ही बजे।
पढ़ लिए? हाँ, बताइए। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? कौन सा बताइए? ये 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 देखते हैं। इसमें तो हमको भी कंफ्यूजन है, ये हम आपको बता देंगे। आप लोग किसी को पता है तो बताइए। और इसका अर्थ है, बोलते हैं ना, अ, अलावा, इसके अलावा जो बोलते हैं, तो इस ये बनिस्बत का अर्थ वही है, अलावा। कुछ बोल रहे हैं? मेरे लिए भी न्यू है, मैं बता दूंगी इसको, ठीक है। तो ये बनिस्बत हुआ, उसके अलावा मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया, बल्कि या फिर अलावा उनके जो दुकानदार थे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बताइए। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा या दुकानदारी? कंफर्म? पूरा पढ़ लिए ना? पैसेज पढ़ लिए ना आप लोग? ये आप लोग ना करके ग्रुप में ना डालिएगा, इसका आंसर जो भी है। ओके। ये बताइए, इक प्रत्यय का उदाहरण है? सांस्कृतिक। उपसर्ग प्रत्यय पता है ना? क्या है उपसर्ग? शब्द के आगे जुड़ता है और दूसरा अर्थ प्रदान करता है, वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और वैसे शब्द जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं और दूसरा एक अर्थ प्रदान करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बहुत सारा उपसर्ग और प्रत्यय होता है, ठीक है। तो ये क्या है? सांस्कृतिक। ये कैसे बना है? इक प्रत्यय को जोड़कर। मनगणित का अर्थ है मनगढ़ंत गणित। मौखिक गणना या मनगणित? ऑप्शन क्या क्या है? ये होगा मौखिक गणना, वहां बताया गया था ना, मौखिक गणना या मनगणित, यानी मन ही मन हिसाब लगाना। मौखिक गणित क्या हुआ, जिसको आप कहीं पर लिख कर या ये हिसाब नहीं लगाओगे, बल्कि मन ही मन में हिसाब लगाओगे। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है क्या? हम्म। क्रिया जब बताएंगे तो क्रिया के प्रकार को बताएंगे, ठीक है। नीचे वाला नहीं दिख रहा है?
संयुक्त क्रिया क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन है दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, या अध्ययन किया गया। अध्ययन किया गया। 3 नंबर। क्यों? रीजन बताइए। रीजन क्यों बताइए। और करना भी क्रिया है, इसलिए। हाँ, संयुक्त क्रिया मतलब एक से अधिक क्रियाएं जिस वाक्य में होगी वहां पर संयुक्त क्रिया होगा, इसलिए क्या है? अध्ययन। अध्ययन मतलब क्या होता है? पढ़ना, जो कि खुद में एक क्रिया, और किया करना जो कि एक क्रिया है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक। चलिए अब कुछ कुछ पढ़ेंगे हम लोग ऐसे ही जनरली। सर्वनाम वगैरह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को बस ये बताइए कि मुहावरे और लोकोक्तियां में क्या अंतर है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, हम लोग स्कूल में इसको पढ़े हैं, तो दोनों में अंतर क्या है बताएं। बचपन में कैसे पढ़े थे? तो 10 बचपन होता है। हाँ तो बताइए, ये आएगा क्वेश्चन में। अंतर नहीं आएगा, लेकिन इससे जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। बताइए। थोड़ा जोर से बोलिए, मेरे तक आवाज नहीं आ रहा है। और लोकोक्तियां क्या है? नहीं पता। देखिए, लोकोक्तियां बेसिकली वैसे शब्दों या ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जो कि प्राचीन समय में बोलिए, या फिर आपके पूर्वजों की बात बोलिए, तो लोगों के द्वारा सुनी गई ऐसी बातें जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं। ये सब क्या लोकोक्तियां कहलाते हैं, जैसे ना वो वाले। हाँ। हाँ, कथा में नहीं आएगा, ये वाक्यों में ही आएगा। लोकोक्तियां इसलिए कहा जाता है कि लोगों के द्वारा कहा गया वो उस प्रकार का वाक्य होता है, ठीक है। लेकिन मुहावरा क्या होता है कि ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्यों को हम लोग मुहावरे कहते हैं जो कि हम लोग किसी एक विशिष्ट अर्थ को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो मुहावरा कहलाता है। क्या है मुहावरा? मोस्टली आप देखिएगा तो दो चार मुहावरे क्या है, एक ऐसे शब्दों या शब्दों का जाल होता है जो कि आपको अर्थ प्रदान करता है। जबकि आप लोकोक्तियों का देखिएगा तो लोकोक्तियां एक बड़ा अर्थ प्रदान करता है, ना कि छोटा। आप एग्जाम्पल हम जैसे बता रहे हैं, जैसे मुहावरा एक है सबसे प्रचलित। मुहावरा एक बताइए। जैसे, चलिए बताते हैं, 9 2 11 होना। इसका अर्थ क्या हुआ? भाग जाना। ये आप देख रहे हैं जिस प्रकार से, ये एक वैसे वाक्य है, या एक ऐसे शब्दों का समूह समूह है जो कि एक विशेष अर्थ या छोटे अर्थ को प्रदान करता है। तो ये क्या है, मुहावरा में आ गया। लेकिन लोकोक्तियां आप बोलिएगा, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या है? ये लोकोक्तियां हैं, इसका अर्थ क्या होता है? अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान बोलने से ये कंप्लीट नहीं होने वाला। बोल सही रहे हैं, लेकिन अधूरा ज्ञान कंप्लीट नहीं है।
ये क्या हो गया, गायब हो गया? क्या करना है, बैक या बैक कैसे होता है? क्या ही आ गया? ऐड करना था हमको, जा गायब हो गया। मिट गया क्या? छोड़ो रहने दो, हाँ तो छोड़ो, मीनिंग बताते हैं। अधजल गगरी छलकर जाए, जैसे बोले अधूरा ज्ञान, तो अधूरा ज्ञान बोलने से आपका ये अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अधजल गगरी छलकर जाए का अर्थ होता है कि कम बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा ही अपने आप को ज्ञान का दिखावा करता है। वैसे अगर अधिक बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा तो वो कहीं शो ऑफ नहीं करता, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको ये सब दर्शाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा ज्ञान बहुत अधिक है। जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वही क्या है, दिखावा करता है कि मेरे अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। वैसे व्यक्तियों को आप देखिएगा कि जहाँ जरूरत नहीं है अनावश्यक वो बोल रहा है, वैसे व्यक्ति बहुत ज्यादा बातूनी भी होता है, बहुत ज्यादा बोलना पसंद करता है। जबकि एक अधिक ज्ञानी व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति, उसको आप ज्यादा ना तर्क करेगा, लेकिन जब देखेगा कि उस जगह में उसकी जरूरत नहीं है तो उस जगह में वो बोलना पसंद नहीं करता है। उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वो यहाँ पर आप बोलिएगा तो आपका ज्ञान दिखेगा। आपका ज्ञान है अगर तो कहीं ना कहीं आवश्यकता के अनुसार वो चीज खुद से प्रकट होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका अर्थ आप देख रहे हैं कि एक शब्द में या दो शब्दों में नहीं आया, उसका अर्थ थोड़ा व्यापक होता है। तो लोकोक्तियां ऐसे ही होती है, और मुहावरे जो होते हैं जिसका अर्थ सिंपल निकलता है। जैसे क्या बोले, कान भरना। कान भरना मतलब बुराई करना, नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, आंख मारना, इशारा करना। तो ये सब क्या है, ये सब प्रचलित मुहावरे हैं जो हम लोग स्कूल लाइफ में पढ़े हैं, और ये लोकोक्तियां भी हम लोग उस समय पढ़े हैं। बोले तो कि लोकोक्तियां जो होती है ना वो पुराने समय में या पूर्वजों के द्वारा कही गई ऐसी, जो उनके समय में बोलते हैं ना हमारे समाज में ऐसा बोला जाता था, वैसा बोला जाता था, उस हिसाब से वो चीज लिया गया, उनके तरफ से लिया गया। जबकि मुहावरा जो है कि ये आधुनिक समय का चीज है और वो नॉर्मल यूज में आता है। लोकोक्तियां का अ, अच्छा, 1 मिनट बताते हैं। इसको कहावत के रूप में भी कहा जाता है, कहावत, समझे? 1 मिनट रुक कर बताते हैं। इसको लिखिए, चलिए लिखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। लिखिएगा, मुहावरा, मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है। मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है। अकेले मुहावरे से, अकेले मुहावरे से वाक्य पूर्ण, वाक्य पूर्ण नहीं होता है, वाक्य पूर्ण नहीं होता है। लोकोक्ति, लोकोक्ति पूरे वाक्य का, पूरे वाक्य का निर्माण करने में, निर्माण करने में समर्थ होती है।
हाँ, समर्थ होती है। आगे लिखिएगा, मुहावरा, मुहावरा भाषा में, भाषा में चमत्कार, मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न, उत्पन्न करता है, करता है। मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, जबकि, जबकि लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ उसमें स्थिरता लाती है, उसमें स्थिरता लाती है, स्थिरता, स्थिरता लाती है। एक और लिखिएगा इसका डिफरेंस, मुहावरे, मुहावरे छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि, जबकि लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ बड़ी और, बड़ी और भावपूर्ण होती है, भावपूर्ण, भावपूर्ण होती है। चलिए देखिए, अभी इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। मुँह, लोकोक्तियों को हम लोग कहावत भी कहते हैं, ठीक है। देखिए पहले में क्या लिखा गया कि मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता, जबकि लोकोक्तियां, लोकोक्तियां क्या पूरे वाक्य का निर्माण करती है। अब आप देखिए, कान भरना जो लिखा गया था शब्द, जो कि एक मुहावरा है, क्या वो एक वाक्य है? क्या वो एक वाक्य है? मतलब उतना लिख देने से वाक्य कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, उसके लिए आप एक वाक्य का निर्माण करते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल दीजिएगा तो बोलिएगा कि उसने मेरे खिलाफ कान भरे, ठीक है। जैसे मुहावरे में क्या बताया, कान भरना, जिसका अर्थ क्या होता है, बुराई करना, ठीक। तो जैसे ये है, ये एक, अगर देखिएगा तो ये वाक्य नहीं है, इसको क्या है, वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा तब जाके मुहावरे पूरी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन लोकोक्तियां क्या है, लोकोक्तियां स्वयं में एक वाक्य है और पूरा अर्थ प्रदान करता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैंने बताया, वो क्या है, जैसे बताया था, अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका क्या अर्थ हो गया कि कम बुद्धिमान व्यक्ति वो ज्यादा दिखावा करते हैं। जिस प्रकार अधजल गगरी का क्या मतलब, जिस वस्तु, सॉरी, किसी बर्तन में अगर आप पानी भर के रखते हैं और वो आधा भरा हुआ है, उसको आप लेकर जाइएगा तो क्या होगा, वो रास्ते में गिरता हुआ चला जाता है, जाते जाते आप देखिएगा कि लास्ट में कम पानी बच जाता है। लेकिन अगर वो पूरा भरा हुआ रहेगा तो उतना ज्यादा वो नहीं गिरता है। उसी प्रकार क्या होता है कि इसका अर्थ यही हुआ कि जो ज्यादा कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं या ज्यादा दिखावा करते हैं, जबकि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जो रहेंगे वो ज्यादा दिखावा या बोलते नहीं है। तो ये पहला एक अर्थ आपको प्रदान हुआ क्या, कि ये पूर्ण रूप से वाक्य नहीं होता है, जबकि लोकोक्तियां क्या होती है, वो पूर्ण रूप से वाक्य होता है। दूसरा क्या पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट क्या है, भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, जबकि, हाँ, आप देखिएगा कि अगर इसको भरिएगा तो ये एक दूसरे प्रकार का अर्थ प्रदान करता है, या आपको चौंकने वाला जैसा नजर आएगा। लेकिन आप देखिएगा कि जो भी आपका ये रहता है, क्या कहते हैं, लोकोक्तियां, वो एक स्थिरता जैसे रहती है, उसमें ठहराव रहता है, उसको आप समझने के लिए बहुत ज्यादा अर्थ लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गया। और तीसरा क्या बताया हमने, हाँ, मुहावरे छोटे होते हैं जबकि लोकोक्तियां बड़ी और भावपूर्ण होती है। उसमें आप देखिएगा तो किसी ना किसी प्रकार से आपका भाव जुड़ा हुआ रहेगा। और दो तीन आपको लोकोक्तियां हम लिखवा रहे हैं, लिखिए तो। लिखिए, आगे कुआं पीछे खाई, लोकोक्तियां, आगे कुआं पीछे खाई।
खाई खाई। दूसरा लिखिएगा, आंख का अंधा, आंख का अंधा, अंधा, नाम नयन सुख, नाम नयन सुख। लिखना पड़ेगा क्या? संस्कृत, संस्कृत। हाँ। वो वाला सुने हो ना कि अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी लोकोक्तियां हैं, लिख सकते हो उसको। एक और बहुत ज्यादा फेमस है, सुने होंगे, बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा। सुने हैं ना? ये किस संदर्भ में कहा गया? बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा। हाँ, इसका अगर शाब्दिक अर्थ पे आइएगा तो ये कहा गया है कि बांझ वैसी स्त्री को कहा जाता है जिसकी कोई संतान नहीं होते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि वैसी स्त्री जिनके संतान होते हैं, असल में दर्द किसको पता चलेगा? जो प्रसव देती हैं, जो जन्म देती हैं, उनको पता चलता है कि दर्द क्या होता है। उसी प्रकार ये बताया गया है कि जिस पे जो चीज बीतता है उसी को पता चलता है कि तकलीफ कैसा होता है। जो उस दर्द से ना गुजरा हो उसको क्या पता कि इस चीज का तकलीफ कैसा होता है, समझे? तो ये भी है एक फेमस आपका। बाप बलाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो सुने ही होंगे। ये भी है आपका। अब बहुत अजीबो गरीब है, बाप ना मारे मेंढकी बेटा तीर अंदाज। लिखिए इसको। इसका क्या अर्थ होगा? हम्म? अर्थ वही है जो आप बोल रहे हो, है ना? मतलब उसके पिताजी ने आज तक मेढक को नहीं मारा और बेटा क्या है, तीरंदाज है। मतलब क्या होता है इसका कि छोटे से बड़े का बढ़ जाना, मतलब बड़ा से आगे बढ़ जाना छोटे का, वो है। और ये देखो, ये होता नाम के विपरीत काम। ठीक है। आंख का अंधा, नाम नयन सुख। नयन सुख का क्या अर्थ होता है? नयन मतलब होता है आंख, जिसको आंखों का सुख है उसको नयन सुख कहा जाता है। अगर हम अंधे हैं और मेरा नाम रख दिया गया नयन सुख, तो भाई हमको तो दिख ही नहीं रहा, हम अंधे हैं। मतलब नाम के विपरीत काम का होना। हम अपना नाम और नयन सुख रख दिए हैं लेकिन मेरा काम वैसा है ही नहीं, मतलब हमको दिखता ही नहीं है, तो मेरे ऊपर वो चीज शोभा देगा क्या? नहीं। तो ये है आपका। आप लोग के पास बुक होगा तो देखिएगा, आपको बहुत सारा मिलेगा। अंधेर नगरी चौपट राजा सुने हैं ना? इसका क्या अर्थ हुआ? अंधेर नगरी चौपट राजा का क्या अर्थ हुआ? बताइए अर्थ क्या हुआ? बता सकते हैं?
जहाँ जिस स्थान का कोई मेन या मुख्य मनुष्य ही अगर अज्ञानी होता है या मूर्ख होता है तो उसके राज या उसके नीचे रहने वाले लोगों का भी कोई महत्व नहीं होता है। कहते हैं ना लोग, अगर इसका तो ये खानदानी ऐसा तो फिर ये कैसा होगा, तो उस चीज का वैल्यू नहीं हो पाना। ठीक है। और अंधों में काना राजा मतलब, अंधों में काना राजा। हाँ, नहीं, अंधों में काना राजा का अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालिएगा, अंधा वैसे लोगों को कहा जाता है जिसको कुछ भी नहीं दिखता है, और काना वैसे लोगों को कहा जाता है जिसको हल्का हल्का दिखाई देता है। काना क्या कहते हैं? काना उसी को कहते हैं ना, वो पूरी तरह से अंधा नहीं होता है। तो अगर जब जहाँ लोग पूरी तरह से अज्ञानी है, जहाँ कोई कुछ नहीं जानता है, वहां पर अगर वैसे लोग जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना, तो वैसे लोगों का बहुत इज्जत या मान सम्मान किया जाता है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो अनभिज्ञ हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। समझे? तो ये है मुहावरे और लोकोक्तियां, अंतर हमने बता दिया है। बाकी आप लोग बुक से उसको कीजिएगा आगे। आगे क्या करना है, दो चार ऐसा देख लीजिएगा, हो सकता है आए आपका उसमें, तो आप लोग उसको बना पाइएगा। वैसे तो रेगुलर या नॉर्मल जो हम लोग ज़्यादातर अभी तक सुनते आए हैं, सीखते आए हैं, वैसा ही चीज़ का प्रयोग हम लोग का किया जाता है। वैसे ही प्रश्न में आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आने वाला नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ाई क्या करेंगे बताइए? सर्वनाम बताएंगे, उसके प्रकारों को बताएंगे, ठीक है, लेकिन प्रकारों का डेफिनेशन वगैरह हम लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ समझाएंगे। उसके बाद क्रिया, क्रिया सॉरी विशेषण आएगा, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें आएंगी जो आप लोग को करना है, वो अगली कक्षा में होगा। ये ग्रामर पोर्शन खत्म होगा तो हम लोग पेडागोगी में आएंगे, अधिगम अर्जन वाला, ठीक है, वो थोड़ा सा कर लेंगे तो फिर सही रहेगा। आ, आ, कविता कभी नहीं आएगा इसमें, जिसका हिंदी भाषा है। देखिए, ये जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 15 मार्क्स इंग्लिश का है, 15 मार्क्स हिंदी का है। तो देखिए, इसमें तीन ही चीज है। पहला, ये पठित अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, और तीसरा जो पैडागोगी है, अधिगम अर्जन, उसमें उसमें नहीं है आपका ये क्या कहते हैं उसको, कविता, लेखक, ये सब का नाम नहीं है। जिसका हिंदी का सिलेबस, मतलब जिसका लैंग्वेज पेपर हिंदी है, जिसको भाषा पूरा पढ़ना है, जिसको रीतिकाल पढ़ना, आदिकाल पढ़ना है, ये सारे चीज पढ़ने हैं, उसमें वो सारा चीज आएगा, इसमें नहीं आने वाला है। समझे? लोकल लैंग्वेज 30 मार्क्स का है, तो उसमें भी आपको भाषा पूरा पढ़ना है, जिस लैंग्वेज को रखिएगा, भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सारा चीज आपको पढ़ना। सिलेबस तो बताए हैं सर ना। अभी तक नहीं आया उसका सिलेबस। हाँ, कब? जब एग्जाम होगा तब जारी करेगा। मतलब देखिए, देरी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी फॉर्म निकल गया है, और फॉर्म में भी पता नहीं क्या गड़बड़ी आ रहा है, वो चीज़ अभी तक हम देखे भी नहीं है। आप लोग सारा फॉर्म फिल कर दिए हैं? कोई नहीं किया है? पासा वाला नहीं किए हैं, हम भी नहीं किए हैं, अभी हमको भी सोचना पड़ रहा है, तो उसमें सुधार करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। हाँ, वही बात है। तो वो चीज़ है, और सिलेबस जारी कर देता तो पढ़ने में सुविधा होता है ना, कि क्या चीज़ है नहीं है बोल के। ऐसे में तो दिक्कत होना चाहिए, दिक्कत हो रहा है वैसे भी। तो हम सिर्फ बता रहे हैं जो हम लोग का, जिसका मेन सब्जेक्ट जो रहा है, उसको सारा चीज़ पढ़ना है, भाषा का उद्गम, जिसका जो लैंग्वेज पेपर है, मतलब लैंग्वेज एक्स्ट्रा वाला का बात नहीं कर रहे हैं, जो मेन सब्जेक्ट जिसका है, उसको जो पढ़ना है, उसमें सारा चीज़ पढ़ना है। बाकी लैंग्वेज पेपर में भी उसी से रिलेटेड है, उस लैंग्वेज का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ना होगा। अगर आप कुरमाली पढ़ रहे हैं, तो कुरमाली भाषा का उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कहानियाँ, ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो यही सब है। और कुछ है डाउटफुल आप लोगों को तो पूछ सकते हो। है कुछ?
अक्षर और वर्ण में डिफरेंस नहीं। क्या है अक्षर? नाश नहीं होता है, उसको अक्षर कहते हैं। और वर्ण? क्या, फिर से बोलिए अक्षर को। उसी प्रकार जैसे वर्णों में क्या कहा गया, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। हाँ, तो तोड़ना और नाश करना डिफरेंट थिंग नहीं है, सेम चीज ही है। तो अक्षर भी वही है, वर्ण भी वही है। नहीं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अक्षर और वर्ण सेम ही है। जिनको आप वर्ण कहोगे, वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है, अक्षरों के मेल से ही शब्द बनता है। तो बस वो डेफिनेशन अगर अलग अलग लिख दिया। हाँ, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रयुक्त लाए जाते थे जो अभी यूज में नहीं लाया जाता। आप पुराना पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा। जैसे ये एक शब्द भी होता था। ये भी होता था। अब देखोगे तो। 52। वैसे तो हम लोग जब तक पढ़ते हैं ऐसे हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं, तो ज्यादातर 52 ही पढ़े हैं। से अलग अलग कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीजों को उसमें छोड़ा जाता है, समझे, जो स्वर और व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसीलिए उसको अलग अलग किया गया है। अदरवाइज टोटल वर्ण को संख्या बोलिएगा तो 52 ही है। समझे, तो 52 ही होगा। लेकिन स्वर और व्यंजन को अलग अलग माना जाएगा तो 11 और 33 होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत सारा है, अब मेरे को भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा, हम देखेंगे तो आप लोग को बताएंगे। आप लोग भी देखिए, बुक में होगा, जोड़िएगा। बोले ना, बहुत सारा ऐसा संस्कृत का शब्द है जो उसमें प्रयोग में लाया जाता था, अभी वो सब चीज आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है। हिंदी भाषा ज्यादा कठिन है या अंग्रेजी? नहीं है तो बताइए, हिंदी भाषा ज्यादा अच्छी लगती है या अंग्रेजी भाषा? हिंदी। हिंदी भाषियों को हिंदी अच्छा लगेगा, जिसका इंग्लिश उसको इंग्लिश ही अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा बाकी आप लोग। हाँ, इस बारे में अभी कंफ्यूजन है, कंक्लूजन निकलेगा तो बताया जाएगा कि पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। डाउट। बात करते हैं, बात करने के बाद डिसाइड होगा कि पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, ठीक। कितने लोग हैं हिंदी वाले? बहुत कोई है? अच्छा ठीक है, मैडम से पूछ। अभी हिंदी। बहुत डिफरेंस है। कितना मतलब, क्या पूछ रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत टफ रहता है। उसका टोटल आपका जो ये रहेगा ना, जैसे सीडीपी पढ़ रहे हैं ना, सिद्धांत विद्धांत सब पूछ देता है। हम एक बार दिए हैं। निकाल लिया, अच्छी बात है। हमने भी पिछले बार दिया था 1 to 5 वाला, और बिना प्रिपरेशन के दिया था। तो लिख के तो बहुत कुछ आए थे, टिक मार के। लेकिन नंबर पर। नहीं, सेक्शनल कटअप नहीं है उसका। पता नहीं, अभी उसमें अगर कुछ चेंजेस होगा तो हम नहीं बता सकते हैं। बट जहाँ तक पता चला है कि सीटेट का रिजल्ट बहुत खराब हुआ इस बार। बहुत कम लोग ही पास कर पाए हैं। तो भाई, सीटेट का लेवल थोड़ा सा हाई है, क्योंकि उसमें बहुत अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिद्धांत के हिसाब से पूछा जाता है, सिद्धांत में भी उसका प्रयोग के हिसाब से पूछा जाता है कि कैसे किया गया था। कुछ कुछ जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चंस रहता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा है। वो चीज़ मैडम बता देगी आप लोग को, करना करना है या नहीं करना है, ठीक है। करवाना है या नहीं करवाना है हिंदी का क्लास, बाकी ये क्लास जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। तो आज के लिए इतना ही।
करो जी।